हेलो स्टूडेंट्स, वादे के अनुसार हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। गॉस की प्रमेय को एक साथ दो विधियों से लेके, जी हाँ, गॉस की प्रमेय को करेंगे एक साथ दो विधियों से। और वादा है हमारा कि ये दोनों विधियां आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, गारंटी। तो देखिए, इसके बारे में, चित्र के बारे में स्टूडेंट्स हम आपको बहुत सारा समझा चुके हैं। चलते हैं सीधे, थोड़ा सा समझ लीजिए। ये गोलीय पृष्ठ है S। इस गोलीय पृष्ठ को हमने बहुत से सूक्ष्म क्षेत्रफलों, अल्पांशों से मिलकर मान लिया है, बना है। उस पर कोई बिंदु है P और इसके जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है बिंदु P पर, वो क्या है? ds। इस ds द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण जो है वो d ओमेगा है। इस गोलीय पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो r है। इस गोलीय पृष्ठ का जो सेंट्रल है वो O है। इसके सेंट्रल पर जो आवेश है वो Q है। और इस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E वेक्टर है बाहर की तरफ। और सूक्ष्म क्षेत्रफल ds का सदिश क्षेत्रफल ds वेक्टर वो भी बाहर की ओर होता ही है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको बता दें गॉस की प्रमेय आखिर होती है क्या। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध का मतलब होता है घिरा हुआ, घिरे हुए कुल आवेश Q का 1/ε0 यानी 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई ई इक्वल टू Q/ε0 या ε0। तो स्टूडेंट्स, हम दो विधियों से गॉस की प्रमेय को एक साथ करेंगे। कुछ समय तक इन दोनों की धारा एक ही है और उसके बाद अलग अलग हो जाती है। ये हमारा बॉर्डर है। बॉर्डर इधर प्रथम विधि होगी और इधर होगी द्वितीय विधि। आपको जो अच्छी लगे, दोनों ही अच्छी लगेंगी, हमारे अनुसार तो दोनों ही अच्छी हैं। तो फिर आपको जो पसंद आए उसी को चूज कीजिए। इधर ब्लैक पेन इस्तेमाल करेंगे, इधर ग्रीन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? अरे वही तो, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², मात्रक न्यूटन प्रतिकूलम। प्रथम विधि में ऐसा किया, द्वितीय विधि में भी ऐसा ही करेंगे। हमने चूंकि आपसे वादा किया है तो लिखना तो पड़ेगा ही। चलिए, Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्र की तीव्रता इतनी ही हो जाएगी। E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² न्यूटन प्रति कूलम। यानी कि दोनों विधियों में शुरुआत यहीं से होनी है, श्री गणेश यहीं से होना है। ठीक है। अब अल्पांश ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश
ds या सूक्ष्म क्षेत्रफल या क्षेत्रफल अवयव कुछ भी लिख लीजिए, अल्पांश ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये हो जाएगा डेल्टा फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। चूँकि हमको एक ही पे बनाना है तो थोड़ा सा सूक्ष्म चलते हैं और ये बात जो है यहीं पे लिख देते हैं, ई डी एस इंटू कॉस थीटा। ओके, अब ई की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा फाई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², नो प्रॉब्लम। और ये ds और cos 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि थीटा जो है वो E और ds के मध्य का है। E वेक्टर और ds वेक्टर इनके मध्य का जो कोण है ये दोनों एक ही दिशा में है बाहर की तरफ, तो कोण हो जाएगा 0 डिग्री। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा फाई इक्वल टू, पहले इधर आ जाते हैं, इधर भी यही बात लिखनी है। चलिए, अल्पांश ds से बद्ध है गुजरने वाला, एक ही बात, बद्ध वैद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। और डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ई की जगह कौन सी वैल्यू रख दी हमने? ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² ds और cos 0 डिग्री। अब ये और ये बराबर बराबर पे आ गए हम दोनों सिचुएशन में, ठीक है। चूंकि cos 0 कितना होता है? 1। अभी दोनों साथ साथ चलेंगे एक जैसे, तो डेल्टा फाई इक्वल टू हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 r² इंटू ds। एक बात मान लेते हैं स्टूडेंट्स, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, तो थोड़ा सा याददाश्त रखने में सुकून रहेगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इससे जो अगला होगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू इधर जगह ज़्यादा है तो इधर दूसरा वाला ये वाला मेथड चलाते हैं। ये हो जाएगा ds/r², ds/r², इक्वेशन नंबर 2। और इधर ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 r² इंटू ds।
ये इक्वेशन नंबर 2। बस अब यहां से दोनों के रास्ते अलग अलग। जरा देखिए, यहां ds अपॉन आर स्क्वायर, ds अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू ये डी ओमेगा अल्पांश द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण, अल्पांश ds द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण। ओके, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसे हमने लिख दिया डी ओमेगा। डी ओमेगा अगर हम चाहें तो याददाश्त के लिए इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसे देखते हैं स्टूडेंट्स। ये डेल्टा फाई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डी एस, इस सूक्ष्म अल्पांश से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, और इसमें भी वही है डेल्टा फाई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट डी ओमेगा, ये भी इस सूक्ष्म अल्पांश सूक्ष्म क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। अब हमको क्या करना है? संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो जरा पहले इससे निपट लेते हैं। संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स सभी अल्पांशों से बद्ध वैद्युत फ्लक्सों के योग के बराबर होगा, अर्थात फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, और सबके जोड़ के लिए इस्तेमाल करेंगे सिग्मा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर इंटू डी एस। अब जरा स्टूडेंट्स इसकी भी सुध ले लेते हैं इस मेथड की। संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, ये फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जब संपूर्ण की बात चलती है, समूचे की बात चलती है, पूरे की बात चलती है, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और सरफेस इंटीग्रेशन। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो
सांप जैसा ये बना देते हैं, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है। और इसमें अगर बीच में हम इस तरीके से कर दें तो ये सरफेस इंटीग्रेशन हो गया, पृष्ठीय क्षेत्र, पृष्ठीय समाकलन, हिंदी में इसको बोलते हैं समाकलन। और ऐसे कर दें तो पृष्ठीय समाकलन, यानी कि इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, इंटीग्रल चिन्ह। कोई विशेष बात नहीं, अगर हम इस तरीके से लगा दें और ऐसे भी लगा दें तो भी चलता है, ये लगा दें तो भी, दोनों ही यहाँ पर मान्य है, कोई इसमें गलती वाली बात नहीं है। डी ओमेगा, अब जरा देखिए इस पे आते हैं तो फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर और सिग्मा डी एस। डियर स्टूडेंट्स, डी एस क्या चीज़ है? अल्पांश का क्षेत्रफल, एक अल्पांश का क्षेत्रफल, और सिग्मा डी एस सभी अल्पांशों का क्षेत्रफल। और सभी अल्पांशों को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये गोलीय पृष्ठ हो जाएगा। और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे चूंकि सिग्मा डी एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जरा स्टूडेंट्स इसकी सुध ले लेते हैं। चूंकि डी ओमेगा इक्वल टू होता है 4 पाई, यानी कि संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का केंद्र पर अंतरित घन कोण, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का केंद्र पर अंतरित घन कोण। ओके, इधर देखिए तो ये फाई ई बराबर हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इंटू ये क्या 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें जरा देखिए 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बचा क्या? फाई ई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। यहां देख लीजिए स्टूडेंट्स, फाई ई इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस इंटीग्रेशन डी ओमेगा किसके बराबर? 4 पाई के, 4 पाई से 4 पाई। अब बचा क्या? फाई ई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ये भी क्या? इत सिद्धम। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से दो विधियों से एक साथ गॉस की प्रमेय आपके सामने हाजिर है। आपको जो मेथड पसंद हो वो सीख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। एक बात हम बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स, ये जो गॉस की प्रमेय जिस यूनिट में है स्थिर विद्युत की, उसमें से उस यूनिट से 7 नंबर का आएगा। और इस यूनिट में डेरिवेशन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। पहले चैप्टर में आपका कूलाम का नियम है, उसके बाद अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वॉल्यूम के आघूर्ण का डेरिवेशन है, उसके बाद अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव भी है। फिर आपका गॉस की प्रमेय
और इसके अनुप्रयोग हैं 2। सिलेबस में जो 30% में ड्रॉप नहीं हुए, 2 टॉपिक ड्रॉप हुए हैं, अंदर और बाहर वाला, तो वो हम आपको बता देंगे। उसके पश्चात गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की स्थापना, और फिर डियर स्टूडेंट इसी चैप्टर में है वैद्युत धारिता। इस चैप्टर या इस यूनिट से आपको 7 नंबर का मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करते रहिए। और हाँ, एक बात आप हमें ज़रूर बताएंगे इस वीडियो के कमेंट्स में कि आपको कौन सी विधि सरल लगी, प्रथम विधि या द्वितीय विधि, यानी कि फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड। मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स नए वीडियो के साथ। थैंक यू।